बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने नेम सुफियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे उतार लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। राइट यूजेस ऑफ लूप्स के इस्तेमाल। तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। यानी लूप्स जो है वो एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब कितनी बार? अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। या तो मतलब हमें एक स्पेसिफाई होता है कि इतनी देर तक लूप चलना है, 5 दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा चलना है। और अनटिल अ सर्टेन क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड। या फिर हमने क्राइटेरिया दे देते हैं कि ये लेट्स से हमारा एक जो स्पेसिफिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू जब 5 हो जाएगी या जब 6 हो जाएगी तब जो है वो हमारी लूप जो है वो चलना बंद हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जी डिफाइन वाइल लूप। तो वाइल लूप कौन सी लूप थी है हम लोगों ने देखा जब हम लेक्चर्स को सुन रहे थे, तो हमने देखा कि वाइल लूप ऐसी लूप को कहा जाता है कि जिसमें हम एक कंडीशन मेंशन करते हैं और हमारी लूप तब तक चलती रहती है जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और जब प्रोग्रामर को पहले पता नहीं होता कि भी हमारी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो कितनी दफ़ा चलनी है लूप के अंदर, तो हम वहाँ पर फिर कंडीशन लगा देते हैं और ऐसी सिचुएशन में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि विच लूप इज़ यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी ट्रैवर्स्ड या आइटरेटेड। ट्रैवर्स की जगह आइटरेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके आंसर में आपने जो है वो ऑब्वियसली आप आंसर लिखेंगे कि वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी ट्रैवर्स्ड। इसी तरह आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए कह दे। तो यहाँ पे वाइल लूप के लिए फ्लो चार्ट कहा गया। तो फ्लो चार्ट बेसिकली किसी भी एक डाटा स्ट्रक्चर की वर्क फ्लो को डिस्प्ले करता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग का सिंबल है, उसके बाद हमारी कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, उसके बाद हमारे पास ये वाइल की कंडीशन आ जाती है। अगर ये वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हमारी मजीद यानी उस वाइल लूप में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स की तरफ जाएगी तो हमारी ये लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह कहते हैं राइट द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप बोथ फॉर सिंगल स्टेटमेंट एंड फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास वाइल लूप के लिए, सिंगल स्टेटमेंट के लिए और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो ये इस तरीके से सिंटैक्स को लिखा जाता है। और ये याद रहे कि ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोड ब्लॉक के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिर्फ एक ही सिंगल स्टेटमेंट हो। और अगर वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, तो उसके इर्द गिर्द हमें कर्ली ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट्स का लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह राइट द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है कि पहले डू आता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होती हैं। अब इसके अंदर चाहे एक स्टेटमेंट लिखें या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखें और उसके बाद वाइल का कीवर्ड आता है और उसके बाद हमारे पास एंड पे कंडीशन आती है और ये एंड पे सेमीकोलन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉर लूप। तो फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अब हमारे पास फॉर लूप तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास एक फिक्स नंबर होता है कि भी हमने एक लूप को इतनी मरतबा चलाना है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कहते हैं दिस काइंड ऑफ लूप इज यूज्ड व्हेन द प्रोग्रामर नो द नंबर ऑफ इटरेशंस इन एडवांस। पहले से पता है, एडवांस में हमें पता है कि भी हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तो फिर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिंटैक्स है जी फोर के बाद इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन आती है। अब ये जगह नहीं थी, नहीं तो ये एक ही लाइन में आएगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आएगी, उसके बाद ये पैरेंथेसिस बंद हो जाती हैं और फिर हमारी फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, बॉडी एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। तो एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप का होना नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल बट एज द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्ट लूप आल्सो इंक्रीजेज। सारी बात है कि जितना एक लूप के अंदर एक लूप, उसके अंदर एक और लूप, उसके अंदर एक और लूप, तो जितने लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो नेस्टिंग की एबिलिटी है जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइप ऑफ लूप्स
यानी कोई भी लूप लगाई जा सकती है। फॉर के अंदर आप वाइल लगा लें, वाइल के अंदर फॉर लगा लें, इट्स टोटली अप टू यू। व्हाट इज सेंटिनल कंट्रोल्ड loop? Sentinel controlled loop is a type of loop where the sentinel value is used to control the iterations. अब sentinel value क्या है? Sentinel value is a unique value entered by the user as the end marker. मतलब ये एक ऐसी लूप होती है जब हम एक लिस्ट को एंटर कर रहे होते हैं, लूप के थ्रू एंटर करवा रहे होते हैं या यूज़र से ले रहे होते हैं, तो अभी हमें पता नहीं होता है कि यूज़र कितने आइटम्स की लिस्ट को जो है वो इनपुट करेगा। तो हम फिर वहाँ पे सेंटिनल कंट्रोल वेरिएबल या सेंटिनल कंट्रोल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होती है कि जब एक यूज़र जो है वो अपनी तमाम के तमाम आइटम्स जो भी उसने इनपुट करनी है वो इनपुट कर लेता है, तो एंड पे एक स्पेसिफिक वैल्यू को एंटर करता है, जिससे लूप को पता चलता है कि भाई ये एंड मार्कर है, इसके बाद अब हमने लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो ऐसी लूप को हम कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, और इस वैल्यू को हम सेंटिनल वैल्यू भी कहा जाता है। इसमें एक इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारी जो सेंटिनल वैल्यू है वो इतनी यूनिक होनी चाहिए कि वो यूज़र उसको अपनी आइटम्स के तौर पे इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है जी, द बॉडी ऑफ द लूप मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द एवेल्यूएशन ऑफ द टेस्ट कंडीशन। कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि डू वाइल के अंदर ये स्टोरी है कि फर्स्ट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड देन द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड। पहले एक दफ़ा बॉडी लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। हैंस ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो मतलब ये कि ये एक ऐसी लूप है जो कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर चलेगी, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंटर कंट्रोल लूप? अ वेरिएबल हुज वैल्यू कंट्रोल्स द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन एज लूप कंट्रोल वेरिएबल। अब बेसिकली उसने सवाल तो काउंटर कंट्रोल लूप का किया है, लेकिन हर एक लूप के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल ज़रूर होता है जो उस लूप की इटरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उस वेरिएबल को कहते हैं जी हम काउंटर कंट्रोल वेरिएबल या लूप कंट्रोल वेरिएबल। और जिस लूप के अंदर काउंटर कंट्रोल वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा होता है वो लूप कहलाती है काउंटर कंट्रोल लूप। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गो टू स्टेटमेंट? गो टू स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? गो टू स्टेटमेंट बेसिकली हमारे कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह अनकंडीशनली ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कहाँ पे ट्रांसफर होता है कंट्रोल? किसी न किसी स्पेसिफिक लेवल पे। तो ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, गो टू के बाद हम वो लेबल का नाम देते हैं और वो लेबल जो है वो किसी न किसी जगह पे डिफाइन करवाया होता है पहले से, यानी वो नाम यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे गो टू और लेबल, और ये जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली लेबल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि हमारे पास हमें कोड को कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, अब इस चैप्टर में से हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि हमें कहा जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक कोड है ये वाइल लूप के साथ लिखा हुआ है, इसको फॉर में कन्वर्ट कर दें। फॉर में लिखा होगा कहा जाएगा वाइल में कन्वर्ट कर दें, या डू वाइल में कन्वर्ट कर दें, या डू वाइल में लिखा होगा तो वाइल में कन्वर्ट कर दें। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आएंगे। तो आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनफैक्ट एक नहीं 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो क्या है कि भी हमारे पास लूप्स के अंदर एक इनिशियलाइज़र होता है जिसको काउंटर कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है, इनिशियलाइज़र है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट है जो कि हमारी उस काउंटर कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगी। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होगी, तीसरा हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। हमने लेक्चर्स के अंदर सिंटैक्स पढ़ा हुआ है वाइल का भी फॉर का भी, तो याद रहे कि फॉर लूप के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें इसकी पैरेंथेसिस में इस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये n = 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारी कंडीशन इस जगह पर आ जाएगी और हमारा इंक्रीमेंट इस जगह पे आ जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट बची है वो है printf, ये एज इट इज़ लूप के अंदर यहाँ पे आ जाएगी।
इस तरीके से ही एक और क्वेश्चन है, ये फोर लूप के अंदर लिखा हुआ है और इसने कहा कि वाइल में कन्वर्ट कर दें। तो वाइल में जनाब फोर लूप में हमने देखा है कि अभी हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइज़र होता है, लेकिन वाइल में ये इनिशियलाइज़र वाइल लूप से बाहर लिखा जाता है। और उसके बाद हमारी कंडीशन है, तो ये कंडीशन एज इट इज़ वाइल के बाद आ गई। और उसके बाद हमारा डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट नॉर्मली वाइल के अंदर वाइल की बॉडी के बिल्कुल लास्ट के ऊपर लिखा जाता है। बाकी इंटरनल जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने डू वाइल को फोर में कन्वर्ट करना है, तो डू वाइल में भी जो इनिशियलाइज़र होता है वो हमारी डू वाइल लूप के बाहर होता है। उसके बाद जो हमारी डू और डू के बाद स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और स्टेटमेंट के बाद वाइल लूप के आगे हमारी जो कंडीशन है वो लिखी होती है। तो ये इसको ये हमारा इनिशियलाइज़र है, वो हमने इनिशियलाइज़र यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमारी यहाँ पे ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है और कंडीशन भी है, तो कंडीशन भी यहाँ पे लिख दी और साथ ही हमने इंक्रीमेंट भी यहाँ पे लिख दिया। तो और मिडल वाला पार्ट वो एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से पहले हमने जो है वाइल को फोर में कन्वर्ट किया था, अब वाइल को डू वाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है कि हमारे पास ये इनिशियलाइज़र है, वाइल में भी लूप से बाहर होता है तो डू वाइल में भी लूप से बाहर होता है। उसके बाद ये वाइल की स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह डू और ब्रैकेट्स ओपन होंगी और फिर मिडल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा, इंक्रीमेंट यहीं पे रहेगा। बस यहाँ पे ये जो वाइल वाला पार्ट है, ये जो कंडीशन है डू वाइल में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कन्वर्टिंग द फॉलोइंग कोड इनटू द फोर लूप कोड। तो इस लूप ये डू वाइल है, डू वाइल को फोर में कन्वर्ट करना है। ये फिर बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमारा ये इनिशियलाइज़र है, फोर लूप में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन है जनाब, ये कंडीशन फोर लूप में यहाँ पर आ जाएगी और ये इंक्रीमेंट है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये मिडल वाली लाइन एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह कन्वर्ट द वाइल इनटू डू वाइल। तो यहाँ पर वाइल लूप को डू वाइल में कन्वर्ट करना है, पहले भी देखा है। हमारे पास इनिशियलाइज़र एज इट इज़ बाहर आ गया और डू के बाद हमारी जो वाइल के अंदर जो दरमियान में प्रिंट होने वाली स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद इंक्रीमेंट भी अपनी जगह पर ही मौजूद रहा। बस ये जो वाइल है और इसकी कंडीशन है ये डू वाइल में एंड पर लिखी जाती है। ओके, अब इस क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग डू वाइल लूप, इसको आपने मतलब फोर लूप को आपने डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखें फिर बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा इनिशियलाइज़र है वो डू वाइल के बाहर आ जाएगा। हमारी जो कंडीशन है वो वाइल में और डू वाइल में आपको पता है कि वाइल एंड पे लिखा जाता है, तो वाइल में यहाँ पे लिखी जाएगी। और जो हमारा इंक्रीमेंट है वो डू वाइल में सबसे लास्ट के ऊपर लिख लिया जाएगा। और उसके बाद जो इनर स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ दरमियान में मौजूद होगी। रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग डू वाइल लूप। तो ये वाइल है, वाइल से डू वाइल में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले भी कोड देखा है। ये हमारे पास जो इनिशियलाइज़र है वो एज इट इज़ आ गया, वाइल की जगह पे डू लगा दिया हमने और ये दरमियान वाली स्टेटमेंट्स एज इट इज़ रहेंगी और वाइल और उसके बाद वाली कंडीशन हमारी डू वाइल में लास्ट पे आ जाती हैं। अब ये फोर लूप है, इसको वाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फोर लूप का इनिशियलाइज़र यहाँ पर लिखा जाता है, बल्कि वाइल का जो है वो वाइल से बाहर लिखा जाएगा। कंडीशन वाइल के बाद कंडीशन आ जाएगी और इंक्रीमेंट जो है वाइल के लूप के बॉडी में लास्ट पर लिखा जाता है। अब हमारे पास आउटपुट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये बड़ी एहतियात से सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और हमारी आउटपुट जो है वो गलत हो जाती है। तो बड़ी एहतियात से, स्पेशली लूप जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आपने लिख कर जो है वो सॉल्व करना है। पेपर के अंदर भी कहता है 4i = 1 while i smaller than equals to 5 और इंक्रीमेंट हो रहा है i के अंदर। इसका मतलब i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चल रही है और हर मरतबा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी पहले ये लूप 1 के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए चलेगी, फिर 3 के लिए चलेगी, फिर 4 के लिए चलेगी, फिर 5 के लिए चलेगी। और इसने देखें कि आपको j = 10 ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि लूप 5 दफ़ा चल रही है। अब इस लूप के अंदर क्या है जी, प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान वर्ड जो है वो प्रिंट कर रही है। तो अब ये लूप चूँकि 5 दफ़ा चल रही है तो ये 5 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट कर देगी। इसी तरीके से हमारे पास प्रेडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो इंट n ये एक नंबर है,
क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, उसके बाद फोर की लूप यूज़ हो रही है। अब आप देखें कि चूँकि फोर की लूप में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी, इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाई तो हमारा काम चलेगा। उसके बाद कहते हैं फोर की लूप स्टार्ट हो रही है 5 से, और हर कंडीशन कह रही है कि 5 जो है यानी n की वैल्यू जो अभी 5 है वो जब तक 1 से बड़ी या 1 के बराबर नहीं आ जाती तब तक ये लूप चलती रहे, और हर मरतबा डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 के लिए चलेगी, फिर डिक्रीमेंट होगा, 4 के लिए चलेगी, फिर 3 के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए चलेगी, फिर 1 के लिए चलेगी। तो इसका मतलब ये भी लूप 5 दफ़ा चल रही है, और हर दफ़ा क्या हो रहा है कि कुछ प्रिंट हो रहा है, n की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो n की वैल्यू सबसे पहले 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई और फिर 1 हो गई, और फिर एंड में जब वो 0 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास आउटपुट जो है वो ये जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी फॉर m इज इक्वल टू 0 वाइल m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 m प्लस प्लस, और प्रिंट करवा रहा है m की वैल्यू। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है कि m की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, और कंडीशन कह रही है कि m की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू होगी। तो अब पहले केस में तो m की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू हो गई। लूप के अंदर आया, लूप में वो कहता है कि %d, और इस %d की जगह m की वैल्यू प्रिंट होगी, m की वैल्यू 0 है, ये 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद \t, तो \t का मतलब 5 स्पेसिस, तो ये 5 स्पेसिस आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास m के अंदर इंक्रीमेंट होगा, m की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 भी ऑब्वियसली जो है वो 0 से बड़ा, तो फिर प्रिंट ऑफ होगा %d, वैल्यू 1 हो गई थी तो इस %d की जगह हमारी वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और m की वैल्यू हो जाएगी 2, तो m की वैल्यू 2, अभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, और ये तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं क्योंकि हम m के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, तो वो कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट है राइट आउटपुट, तो इसमें क्या है कि इंट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। डू, उसके बाद डू वाइल की लूप लगी हुई है, उसके अंदर आ जाएगा, और x स्टैरिक 2, स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x में भी 5 था तो 5 2 = 10, तो x में हमारे पास चला जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद y के अंदर इस वक्त 3 है, उसमें +2 होगा तो y की वैल्यू नई वैल्यू हो जाएगी जी 5, ठीक है। अब कंडीशन ये लगी हुई है कि जब तक y की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है तब तक ये लूप चलती रहे, ठीक है। अब होगा क्या कि अब ये आगे प्रिंट ऑफ नहीं करेगा क्योंकि ये लूप से बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये लूप वापस चली जाएगी। अब चूंकि x में पहले 10 था तो 10 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 2 = 20 हो गया, 20 x में जाकर स्टोर हो गया, और y के अंदर जो पहले 5 था, 5 के अंदर मजीद 2 ऐड किया तो 5 की वैल्यू हो गई 7, तो 7 जाके y में स्टोर हो जाएगी। अब चूंकि y की वैल्यू 7 से जो है वो 7 के बराबर हो गई है, ठीक है, जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कि 7 से छोटी होनी चाहिए थी, तो अब ये कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो गई है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आएगा। अब लास्ट में ये था कि भी y के अंदर 7 पड़ा था और x के अंदर 20 पड़ा था, तो हमारे पास इस %d की जगह x की वैल्यू 20 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 10 जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो 20 है वो प्रिंट हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आउटपुट निकालने के लिए कहता है, तो देखें कि इंक्लूड str.h void main int i और p इज इक्वल टू 1, यानी दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा है, एक i है और एक p है, p की वैल्यू है जी 1। अब यहाँ पे 4 की लूप लगाई है, i इज इक्वल टू 1 while i स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, यानी i की वैल्यू जो है 1 से शुरू हो रही है, और कब तक लूप चल रही है, जब तक i की वैल्यू 6 से छोटी रहे, यानी लूप चलेगी 5 तक, तो इसका मतलब 5 टाइम्स हमारे पास लूप चल रही है और हर मरतबा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखें, एक तो इसमें ये ट्रिक है कि ये प्रिंट एफ लूप के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देखें कि फॉर लूप के बाद कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन या क्लोज नहीं हो रही, इसका मतलब ये कि इस 4 की लूप में सिर्फ एक ही ये वाली स्टेटमेंट है
और ये स्टेटमेंट कर क्या रही है, p की वैल्यू p जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट भी किसी जगह पे स्टोर नहीं करवा रही। तो यानी जब भी p की वैल्यू 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर अगली मरतबा 1 2 से मल्टीप्लाई होगी, जितनी मरतबा लूप चलती जाएगी 1 2 से मल्टीप्लाई होगा ज़रूर, लेकिन स्टोर किसी जगह पे नहीं होगा, इफेक्ट किसी जगह पे नहीं होगा उसका। उसके बाद जब ये लूप 5 टाइम्स चल जाएगी, उसके बाद p की वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, और p की वैल्यू प्रिंट ऑफ कर रहा है। तो प्रिंट ऑफ में अब हमें पता है डबल कोटेशन में तमाम चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट होती हैं सिवाय एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के। तो अब ये चूँकि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी जगह p की वैल्यू आनी है। तो p की वैल्यू है जी 1 और p इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ आउटपुट आ गई, और परसेंटेज d की जगह p की वैल्यू 1 जो है वो प्रिंट हो गई। चूँकि यहाँ पे देखें तो p की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुआ था, और हर मरतबा p की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल तो हुई है, लेकिन p के ऊपर इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है जी डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो इंट n इज इक्वल टू 1 डू printf पाकिस्तान और n प्लस प्लस और वाइल, और ये कंडीशन है जी। तो चेक करते हैं, n की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, उसके बाद ये लूप में आ जाएगा, लूप में सबसे पहला ये पाकिस्तान प्रिंट करेगा, उसके बाद n की वैल्यू हो जाएगी इस इंक्रीमेंट के बाद 2। तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रही है, हमारी n की वैल्यू 4 से छोटी है, यानी 2 4 से छोटा है। दोबारा लूप में आएगा, दोबारा पाकिस्तान दूसरी दफ़ा प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट करने के बाद 3, तो कंडीशन ट्रू है, वापस लूप में आ जाएगा, तीसरी दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करेगा, कंडीशन इसी तरह वैल्यू हो जाएगी 4। तो n की वैल्यू 4 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि ये कह रही है कि n की वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 4 है, यानी अगर या तो वैल्यू n की स्मॉलर हो या बराबर हो। तो अब 4 चूँकि बराबर है, तो दोबारा लूप में आएगा, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5 होगी जैसे ही वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, तो 4 दफ़ा पाकिस्तान लिखा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। यानी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एंड पे हमारी फाइनल वैल्यू x की क्या होगी। तो x की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है, और हर मरतबा एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये लूप तब तक चल रही है, यानी 10 टाइम्स तक, इनफैक्ट 10 टाइम्स तक चल रही है। 0 के लिए चलेगी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। जैसे ही जब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 होगी, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब जैसे ही ये लूप एंड हुई है, हमारी सबसे आखिरी x की वैल्यू थी 10, तो वो इसकी जो आखिरी वैल्यू होगी x की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो वो 10 है, ठीक है। और इसके ऊपर आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम की आउटपुट नहीं है, बल्कि ये बस एक वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ये देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x विल बी 10, ठीक है जी। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है जनाब, ट्रेस द आउटपुट, आउटपुट निकालने में। तो कहता है इंट a इज इक्वल टू 1 while a स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। हमारी a की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रही है और 6 तक चल रही है, और हर मरतबा a प्लस इक्वल्स टू a का मतलब है कि a के अंदर 1 प्लस हो रहा है, ठीक है, हर बार, और फिर a में वैल्यू स्टोर हो रही है। हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। अब ये है कि लूप जो है वो 6 दफ़ा चल रही है, और हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और हर दफ़ा प्रिंट क्या हो रहा है जनाब, प्रिंट क्या हो रहा है, बैकस्लैश n, यानी हमारा लूप जो है वो न्यू लाइन पर आ जाती है, हमारा कंट्रोल इनफैक्ट कर्सर जो है वो न्यू लाइन पर आ जाता है। उसके बाद a बैकस्लैश n है, तो न्यू लाइन पर आएगा ही, क्योंकि ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है। उसके बाद हमारे पास a इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, और इस परसेंटेज d की जगह जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इस a की वैल्यू प्रिंट होगी। अब a की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रही है, 6 तक चल रही है, इसका मतलब ये कि a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 6, इस तरीके से प्रिंट होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। तो इस प्रोग्राम की हमने आउटपुट लिखनी है। तो n इज इक्वल टू 0,
n की वैल्यू 0 है, वाइल n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, यानी n की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप जो है वो चलती रहेगी और हर मरतबा n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो लूप है वो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और इसके अलावा 0 के लिए और 4 के लिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4 के लिए ये लूप जो है वो तकरीबन 5 टाइम्स जो है वो आइटरेट करेगी। अब हर मरतबा एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसमें लिखा हुआ है जी %3d, ये बेसिकली हमने लिखे हुए हैं फील्ड विद स्पेसिफायर्स की फॉर्म में। तो अब इस %3d की जगह हमारी 3 डिजिट्स के अंदर वैल्यू प्रिंट होगी n की। तो n की वैल्यू पहली मरतबा 0 होगी, दूसरी दफ़ा 1, तीसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा 2, चौथी दफ़ा 3 और पांचवी दफ़ा 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। तो देखेंगे अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 को 3 डिजिट्स में डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आएगी और उसकी एक दरमियान में स्पेस के बाद %3d की फॉर्म में ही वैल्यू लिखेंगे और वो वैल्यू लिखेंगे n की जो भी वैल्यू होगी वो 10 से माइनस होकर यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहली बार जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये लाइन जब प्रिंट होगी, प्रिंट ऑफ की लाइन जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास इस %3d की जगह 000 प्रिंट हो रहा है, जबकि इस %3d की जगह 10 माइनस n, यानी n में 0 है तो 10 माइनस 10, तो फिर हमारे पास 10 ही बचेगा n पे। तो वो हमारे पास डिजिट्स को पूरा करने के लिए स्टार्टिंग में 0 लगा दिया, तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होगा। दूसरी मरतबा n की वैल्यू 1 होगी तो 001 और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 प्रिंट होगा। इसी तरह फिर 2 और 8, 3 और 7 और 4 और 6, इस तरीके से हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है जी, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। तो इंट i की वैल्यू 1 से लेके 5 टाइम्स तक यानी 5 तक चलेगी। तो ये लूप टोटल हमारे पास 5 टाइम्स तक चल रही होगी और हर मरतबा प्रिंट एफ के अंदर पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है। तो अच्छा, अब इसमें एक देखें कि यहाँ पे छोटी सी गलती बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है और 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, पाकिस्तान 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 5 लाइनों में लिख देंगे, जबकि न्यू लाइन का कोई मार्कर यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ हुआ। तो आप देखेंगे इसकी आउटपुट हमारे पास 5 टाइम्स पाकिस्तान लिखा हुआ प्रिंट तो होगा, लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा और कोई न्यू लाइन, कोई स्पेस दरमियान में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि प्रिंट ऐप के अंदर जो चीज़ जैसे लिखी होती है एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी कुछ आउटपुट आ रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस कोड की आउटपुट आपने लिखनी है void main int n is equal to 1, वाइल की लूप लगी हुई है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक चल रही है, हर मरतबा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और हर मरतबा प्रिंट एफ के अंदर इस्लाम जिंदाबाद ये प्रिंट हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि इस्लाम से पहले एक स्पेस है और जिंदाबाद के बाद भी एक स्पेस है। तो इसका मतलब ये लूप 1 से लेके 5 नंबर तक यानी 5 टाइम्स तक चलेगी। तो 5 टाइम्स हमारा ये जो इस्लाम जिंदाबाद है ये प्रिंट हो रहा है और चूँकि कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं लगा हुआ तो ये एक ही लाइन में हमारे पास प्रिंट होता चला जाएगा। इसमें भी हमारे पास एरर्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इंट x एंड y इज इक्वल टू 5 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हुए हैं, 4 की लूप चल रही है और 4 के अंदर एक इफ़ की कंडीशन लगी हुई है। अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर 4 के अंदर इफ़ की कंडीशन लगी है, इफ़ के अंदर प्रिंट एफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 की लूप के अंदर एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे देखें कि हमने कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना 4 लूप के लिए। उसके बाद इफ़ की कंडीशन है तो इफ़ की कंडीशन लगी हुई है और उसके अंदर प्रिंट एफ की एक ही स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएंगे तो हमारा काम ठीक चलेगा। तो और प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ का पी स्मॉल आएगा, एफ साथ एक प्रिंट एफ पूरा एक साथ लिखा जाएगा और ये इसके अंदर एरर्स से जो हमने रिमूव कर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा ये सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।